स्वागत है एक बार फिर से आपका। और अब हम बातचीत करेंगे आईटी वर्सेस बैंक। दो जो सबसे बड़े सेक्टर, सबसे सुपरस्टार सेक्टर और सबसे एक्टिव सेक्टर है इंडियन मार्केट के, उनका हाल क्या है देखिए, उसको समझने की कोशिश करते हैं। बैंक सेक्टर में देखिए तो बहुत, बैंक निफ्टी में आप देखिए तो बहुत स्ट्रेंथ दिख रही है। बैंकिंग की पूरी बैलेंस शीट आप देखिए, बिजनेस अपडेट्स देखिए जो आए हुए हैं, सब बहुत इंटरेस्टिंग दिख रहे हैं क्योंकि क्रेडिट ग्रोथ बहुत अच्छी है। 17-18% की एवरेज क्रेडिट ग्रोथ निकल के आ रही है। रिटेल लोन की तो बहुत ही ज़बरदस्त निकल के आ रही है। आप कह रहे हैं लोग कि कॉर्पोरेट ग्रोथ भी बहुत अच्छी आएगी। तो इनके एनपीएस बिल्कुल डिकेट्स लो पे चल रहे हैं। गवर्नमेंट की बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है, कॉर्पोरेट की बैलेंस शीट स्ट्रांग है और बैंकों की स्ट्रांग है। तो बैंक सेक्टर बिल्कुल पॉइज्ड है कि ऊपर चलें। लेकिन जैसे वो चलने की कोशिश करता है तो आईटी सेक्टर जो इस समय सबसे ज़्यादा मुश्किल के दौर से गुजरा है वो भारी पड़ता है। तो उसको कुछ जरा डेटा के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि आईटी सेक्टर में हो क्या। मैंने 2015 से लेकर के 2023 तक के एनुअलाइज मल्टीपल्स निकाले निफ्टी आईटी के। तो जो आप देखिए ईयरली आपके सामने नंबर हैं, 21-22 से लेकर के 2017 में एक बार 16-17 पे गया, फिर उसके बाद 19 में 23-23.5 आ गया, फिर 20 में चूंकि कोविड था तो एकदम से गिर के 15, लेकिन वहीं से राइज मार के फिर वो 28 तक गया और वहां से फिर 35-36 तक गया 2022 में, फिर वहां से 23 और इस समय 2023 में अगर आप देखें तो नीचे है, लेकिन एवरेज अभी भी 22-22.5 का मल्टीपल है। अब इसी को आप कंपनी में ट्रांसलेट करके देखिए। अगर आप कंपनी वाइज जाएंगे तो गिरने के बावजूद अभी भी इनके मल्टीपल्स बहुत ज़्यादा हैं। एल्टीमाइंट्री 35-36 पे, परसिस्टेंट 37 पे, टीसीएस 27 पे, इन्फोसिस की धुआंधार पिटाई के बावजूद 21 के मल्टीपल पे चल रहा है। तो अगर किसी को पैसे बनाने हैं तो एक स्टडी ये कहती है कि आपके इंडस्ट्री के एवरेज वैल्यूएशंस और कंपनी की वैल्यूएशन में इतना कंफर्ट होना चाहिए कि आपके पैसे बने। अगर कंपनी का वैल्यूएशन बहुत ऊपर चल रहा है इंडस्ट्री के लॉन्ग टर्म एवरेजेस से, तो आपका पैसा कैसे बनेगा? क्या यही वजह थी कि आईटी पिछले 6 महीने 1 साल से वहीं पे खड़ा है, ना नीचे जा रहा ना ऊपर जा रहा है? अब चूंकि नतीजे आने शुरू हुए हैं और कमेंट्री आ रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारी डील कैंसिल हो रही है, कुछ लोग शुगर कोट करके कह रहे हैं डिफर हो गई है, इसलिए आईटी मुश्किल के दौर में है। अनुराग जी, आपसे शुरुआत करें, आप चूंकि धंधा तो वहीं से आता है सारा। बहुत अच्छा है। सो नीरज, दो बातें इसमें कहता हूँ, शुगर कोट करके ही कोशिश करता हूँ मैं भी। नहीं, शुगर कोट नहीं, आप बिल्कुल खुले बोलिए, खुला। नहीं नहीं, वो मेरा शुगर कोटेड भी कई बार काफी ज्यादा खुला हो जाता है, ओके। तो कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या निकल के आता है। हाँ। एक तो नीरज, पिछले 1-1.5 साल से मैं कह रहा हूँ कि ये 35 के मल्टीपल्स तो आईटी सर्विसेज कंपनीज को नहीं होने चाहिए। अच्छा है, शुक्र है कि अब ये नीचे आ रहे हैं, बहुत जायज है। और अल्टीमेटली 18-19 के ऊपर कोई भी मार्केट लीडर के भी मल्टीपल्स ज्यादा है। एक तो ये कॉन्टेक्स्ट है ये, जो और तो मतलब अभी थोड़ी करेक्शन और ड्यू है। इट डजंट मीन कि ये सस्ते हो गए और ये अपॉर्चुनिटी एंड पीपल जंप इन। ये वैसे ही हो गया जैसे न्यू एज आईपीएस गिरे, लोगों को लगा बड़ी अपॉर्चुनिटीज आ गई, विदाउट रियलाइजिंग कि अल्टीमेटली वो भी शायद ऐसे वैल्यूएशंस नहीं है जहां से एक रनअवे ग्रोथ हो सके। दूसरा पॉइंट नीरज, एक कॉन्टेक्स्ट में देखें आपके लॉन्ग टर्म एवरेजेस, हमने पिछले 15 साल के लॉन्ग टर्म एवरेजेस लगाए, बट ये कंपनीज इंडियन मार्केट पे डिपेंडेंट नहीं है, ये डिपेंडेंट है एंटायरली ऑन यूएस मार्केट ग्रोथ। यूएस मार्केट चल रहा था एक स्टेरॉइड पे, जो स्टेरॉइड का नाम है 0% इंटरेस्ट रेट्स। वो 14 साल से जो 15 साल से जो 0% रेट्स चल रहे हैं, उस पर, उसके स्टेरॉइड पर अगर ये कंपनीज ग्रो कर रही हैं जिस पेस पे, और अब हायर फॉर लॉन्गर नैरेटिव कहें या फिर कहें कि बैक टू जीरो नहीं आएगा, 2-3% पे रहेगा, अगर हम दोनों नजरिए देखिए, अगर सॉफ्ट लैंडिंग होती है विच मीन्स कि रेट जीरो भी नहीं आएंगे, रेट 3% पे टिके रहेंगे, तो उस नैरेटिव में नीरज अगले 10 साल के मल्टीपल्स वो नहीं रहेंगे जो जीरो इंटरेस्ट रेट रेजिम में रहे, राइट? बिकॉज कंपनीज के लिए कैपिटल की कॉस्ट होती है और कैपिटल फ्रीली अवेलेबल नहीं होगी, तो आईटी इन्वेस्टमेंट्स भी कम होंगे। तो ये सेकंड नजरिया हुआ कि क्या पिछले साल के लॉन्ग टर्म एवरेजेस भी वैलिड हैं इस मार्केट के लिए, या इवन टेक्नोलॉजी कंपनीज के लिए मोर स्पेसिफिकली। तो इन, और तीसरा नजरिया, ओके नीरज, और मैं काफी बार कोशिश करता हूं कि जो भी बड़े इन्वेस्टमेंट हाउसेस हैं जिनके इंडिया में भी ऑफिसेज हैं, उनके न्यूयॉर्क ऑफिसेज से नजरिया निकालता रहूं कि इमर्जिंग मार्केट इन्वेस्टिंग में क्या नजरिया ले रहे हैं वो लोग। क्योंकि एक छोटा सा पॉइंट है नीरज, अल्टीमेटली अगर
इंडियन मार्केट्स को आगे बढ़ना है तो एफआईआईज की नजर में इंडियन मार्केट का जो वैल्यूएशन है ना, वो सॉरी जो वेटेज है वो 12-13% पे है एमएससीआई में शायद अभी। तो 13 से वो 15 जाएगा, 18 जाएगा, तो मार्केट में ज्यादा पैसा आएगा एफआईआईज का। अभी नीरज व्यू ये बन रहा है कि वो 13% प्रिटी मच एक पीक है, और एफआईआईज अभी कंफर्टेबल नहीं है कि उस 13% विंडो को ब्रीच करें अनलेस कोई नए ट्रिगर्स आते हैं, और एटलीस्ट इलेक्शंस तक तो बिल्कुल नहीं। तो अगर वो नहीं करेंगे नीरज, तो यू नो कि इंडियन मार्केट में एक तो 50% ऑफ द मार्केट इज टेक्नोलॉजी एंड बैंक्स, और एफआईआईज की इनमें सबसे ज्यादा होल्डिंग्स हैं। और अगर वो उस वेटेज को बढ़ाने को तैयार नहीं है नीरज, तो एट एवरी राइज ऑन प्राइस दे विल कंटिन्यू टू सेल, फाइनली एंडिंग विद द पॉइंट वेयर यू नो पीपल से कि यार हम तो रेंज में फंसे हुए हैं। व्हेन रिटेल इज आस्किंग द क्वेश्चन, मुझे थोड़ा फनी लगता है। मार्केट तो रेंज को ब्रेक करता है, वो अपसाइड में भी कर सकता है, डाउनसाइड में भी कर सकता है, बट आप उसको ब्रेक करने ही नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आपका एसआईपी और रिटेल मनी इतना आ रहा है, तो वो उसको कंट्रोल किए हुए है। अब आप भी रुक जाइए तो एफआईआई भी रुक जाएंगे, लेकिन आप भी खरीदना नहीं रोकेंगे तो वो भी बेचना नहीं रोकेंगे नीरज। तो कुछ ऐसा गेम चल रहा है नीरज। ये शुगर कोटेड था नीरज, बाय द वे। अच्छा, यहाँ पे कोई म्यूचुअल फंड के लोग नहीं है तो कहते हैं यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप। लेकिन संजय जी, नहीं ये एक्चुअली ये मतलब इसमें कोई बुराई नहीं करी जा रही किसी की, ये सिचुएशन पिकुलियर बन गई है। इट्स अ सिचुएशन। मैं कई बार मैं खुद कहता हूँ कि भाई रुक जाओ ना बाइंग करना, तभी तो गिरेगा यार। अगर नहीं गिराओगे तो ये 35 के मल्टीपल पे कौन खरीदेगा आईटी कंपनी। संजय जी, क्या पी एक्सपेंशन होने की संभावना देखते हैं क्या आईटी में आप लोग, या बाजार इसको देखता है? भाई क्यों देखता है? क्या कंसिस्टेंसी है कि 10 साल से आप वही प्रॉफिट बना रहे हैं क्या? हर तिमाही में हम लोग कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ की बार बार सवाल पूछते हैं, जो कि है नहीं। तो फिर जब पी एक्सपेंशन नहीं हुआ है तो ये फिर ये इस तरह के वैल्यूएशंस क्यों हम देंगे आईटी को? तो इसके देखिए दो पहलू हैं नीरज जी। हाँ, एक तो ये है कि कुछ सेक्टर बाजार के फेवर्ड सेक्टर्स हो जाते हैं, और ये इसलिए होता है क्योंकि उनमें एक ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी जो है, भले ही एक्स्ट्रॉर्डनरी ना हो, लेकिन एक स्टेडी ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी उन बाजारों में, उन सेक्टर्स में देखी जाती है। उदाहरण के तौर पर अगर आप देख लें तो एफएमसीजी की जो कंपनीज है, उनकी वैल्यूएशन अगर आप कंपेयर करें आईटी के क्षेत्र के कंपनी से, तो उनकी वैल्यूएशन तो बहुत ही ज्यादा है, और ये कई सालों से इस तरह की वैल्यूएशन बनी हुई है। तो चूंकि आईटी क्षेत्र की कंपनीज की ट्रांसपेरेंसी, उनकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की क्वालिटी, और अलग अलग मार्केट सिचुएशन में उनकी एबिलिटी अपने ग्रोथ को बरकरार रखने की जो रही है, तो उसके कारण एक प्रीमियम उनको मिलता है, जिसको कि शायद स्ट्रिक्ट डिस्काउंटेड कैश फ्लो के बेसिस पर अगर आप जस्टिफाई करना चाहें तो शायद ना कर पाए। तो वो जो प्रीमियम उनको मिल रहा है वो हमारे ख्याल से इमीडिएटली बहुत ज्यादा एवापोरेट कर जाएगा या घट जाएगा, ऐसा शायद न हो। रही बात कि आज अगर उनकी पी में एक्सपेंशन नहीं होता है, तो क्या ई में एक्सपेंशन की संभावना है? तो अगर आप देखें तो ग्लोबली, हाँ, टेक्नोलॉजी का जो क्षेत्र है वो जिस तरह से कि वर्ष 2000 में Y2K की अपॉर्चुनिटी के कारण इंडियन कंपनीज के लिए एक अपॉर्चुनिटी के रूप में आया था, वैसे ही कुछ समय पहले जब कंपनीज अपने आप को ज्यादा डिजिटल बना रही थी और उसके अपॉर्चुनिटी को बड़ी कंपनीज ने एक्सप्लॉइट किया, हमारी जो 3 बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनका रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा हिस्सा डिजिटल क्षेत्र से आना शुरू हुआ। उसी तरह से आज, हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इस तरह की जो अपॉर्चुनिटीज आ रही है, ये इसने टेक्नोलॉजी के क्षेत्र को बिल्कुल झकझोर दिया है। लोग इस पे 2 तरह की ओपिनियन लगाते हैं। एक तो ये कि ये रैंक एंड फाइल जो आईटी के सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स हैं उनको बेरोजगार कर देगी। दूसरी ये है कि अलग अलग कंपनीज इसको अपने बिजनेस में ढालने की कोशिश करेगी। तो ये एक नया एवेन्यू भी हमारे आईटी क्षेत्र की कंपनीज के लिए खोल देता है। तो किस तरह से ये कंपनीज इसका फायदा उठाती हैं, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन मेरे ख्याल से अगर जिस तरह कोविड के सिचुएशन में भी इंडियन कंपनीज ने अपने आप को स्टडी रखा और उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट किया, संभव है कि आगे जाकर अगर वो इस एबिलिटी को फिर से दर्शाते हैं, तो पी एक्सपैंड ना भी करे और ई अगर एक्सपैंड कर जाए, तो भी इनके लेवल्स जो हैं वो एटलीस्ट स्टॉक प्राइस, इंडिविजुअल स्टॉक प्राइस के लेवल्स हो सकता है बढ़ जाएं।
अभी तो चूंकि पूरे क्षेत्र में मायूसी फैला हुआ है और उनके जो क्वार्टरली परफॉर्मेंस आए वो इतना डिसअपॉइंट किए हैं, इस तरह के फेजेस आते रहते हैं इस सेक्टर की कंपनीज में, शायद वो मौका भी देते हैं, लेकिन इनको राइट ऑफ करने का समय अभी नहीं हुआ, ऐसा मैं मानता हूँ। तो संजय जी, अगर हम 23 का ही अब तक का जो मैंने मल्टीपल देखा वो 23 से ऊपर बैठता, तो लाइकली है कि थोड़ा करेक्शन और होगा कि फेयर है, अभी चलेगा, इतना प्रीमियम तो मिलना चाहिए इनको? तो अगर आप देखें, आपने जो पी का चार्ट दिखाया था उसमें तो उनका पी 2 साल पहले हाँ 28-30 का एवरेज हुआ करता था। हाँ, 35 तक गया था। तो उसके कंपैरिजन में तो कुछ तो डीरेटिंग ऑलरेडी हो चुकी है। हाँ तो मेरा ये है कि मान लीजिए कि ये जो अभी 22-23 की एवरेज प्राइस अर्निंग मल्टीपल है, हाँ, एट द एंड ऑफ द डे ये मल्टीपल काफी हद तक तो जैसा कहते हैं, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर, इन द एब्सेंस ऑफ अदर अपॉर्चुनिटीज। अगर दूसरे क्षेत्र में लोगों को इस तरह की क्रेडिबल कंपनीज ना मिले या फिर उनमें क्लियर कट आपको ग्रोथ की संभावना ना दिखे, तो संभव है कि ये जो अभी वैल्यूएशंस हैं, हाँ, वो बरकरार रहें या 1-2 पॉइंट आगे पीछे भी अगर होते हैं और बाद में अगर अर्निंग्स में इंप्रूवमेंट होता है तो फिर ये रीरेट हो जाएंगे। ओके, तो ये एक बेस्ट अवेलेबल चॉइस का भी